आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 आपको कल करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उस पार्ट को जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों विषय से प्रश्न को देखेंगे और टोटल जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्न जो होंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास हो तो उन तमाम बातों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उनमें से कुछ जो देश थे इनके साथ थे जबकि इनके विरुद्ध में भी देश थे। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। एक है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया और चौथा है प्रशा। तो आपको बताना है कि इन चारों देश में से इटली और जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो इन चारों देशों में से इनके विरुद्ध में जो था वो कौन सा देश था? तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया जो था इनके विरोध में था, इनके विरुद्ध में था। और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी वर्ष के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया था इनके विरुद्ध में था। ठीक है, तो पहला का जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था या किस पद के लिए नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन को हम पिछले 2 दिनों से आपको करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो दूसरा का जो है सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल के द्वारा पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, उसको बिठाया गया था। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बना दिया था। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो दूसरा का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? आप थोड़ा सा इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ए वाला पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। आपके गांव देहात टोले मोहल्ले में जार का मतलब ए समझते हैं। किन्हीं से जाकर कहेंगे कि एक जार दीजिए तो ए वाला पानी पीने वाला जार समझ जाते हैं। जबकि यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? भारत में तो जार का अर्थ ए होता है। ठीक है, पीने वाला जार, पानी पीने वाला बर्तन। आप देख सकते हैं पानी पीने वाला जो जार होता है कुछ इस प्रकार का तांबा का बना हुआ रहता है। आप इस फिगर को देख लीजिए। तो अगर भारत में किसी से पूछेंगे जार का मतलब तो जार का मतलब ए वाला आपको जार बता देंगे। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रूस में जो है जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा, किंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किंग, रूस का राजा। यानी कि जार का जो अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। किस देश में? तो रूस में सिर्फ होता है। ठीक है, और बाकी देश में नहीं, रूस में होता था। जार का पूरा नाम था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, जार का पूरा नाम, रूस का सम्राट का नाम था जार निकोलस द्वितीय। तो इसलिए रूस में अगर कोई कहता था जार तो उसका मतलब हो जाता है रूस का सम्राट, क्योंकि रूस के राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। इस कारण से रूस में जार का जो अर्थ होता था वो होता था रूस का सम्राट। अब देख लीजिएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहां में हुआ था? कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। आप इनको इस तरह से जान सकते हैं, यही है आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कहता है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहां में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था कि इटली में हुआ था कि रूस में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? ये है आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये है आपके कार्ल मार्क्स। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था।
क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि जर्मनी के किस शहर में हुआ था, तो आपको हम बता दे कि जर्मनी के जो है ट्रियर नगर में हुआ था, ट्रियर में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था और इनका जो जन्म है वो 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818, देख लीजिएगा, 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। यानी 4 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपका। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप सभी लोग जानते हैं, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। देख लीजिएगा, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, ओनली वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन उनको एक किसान आंदोलन में जो है सरदार की उपाधि दे दी गई। सरदार उनके आगे लगा दिया गया, सरदार की उपाधि दे दी गई। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई वो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, किस किसान आंदोलन में दिया गया। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली के किसान आंदोलन में। और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली के किसान आंदोलन में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 6 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, 6 का ए नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। यानी कि लंदन जो आप जान रहे हैं, तो लंदन में कहता है कि प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, यानी कि शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य जो कर दिया गया वो कब लागू किया गया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है कब लागू किया गया, तो 7 का जो डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू कर दिया गया। और ये भी करीब जो क्वेश्चन है आपके टोटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी टोटल ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन है, याद कर लेंगे इसको। अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है और साथ ही MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। यानी 1944 वाला जो ईयर चल रहा था उसी समय में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। यानी 8 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था। फ्रांस का दार्शनिक था, रूस का था, अमेरिका का था या इंग्लैंड का था। तो रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, रूसो का मतलब ये मत समझ लीजिएगा रूसो है तो उसका आंसर रूस लगा देते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। यानी 9 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था। यह क्वेश्चन कल के भी आपके वीडियो में मिला होगा। इसको आप संगठन के बदले दल कह सकते हैं, दल के बदले आप इसको समूह कह सकते हैं, दोनों तीनों एक ही बात है। मेजनी का संबंध किस दल से था या किस संगठन से था या फिर किस समूह से था, तीनों एक ही बात है। तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी दल से था या कार्बोनरी समूह से था,
तीनों एक ही बात है। परीक्षा में आपका 3 वर्ड में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर संगठन के बदले में दल पूछ दे तो आपको लगेगा कि कहीं प्रश्न तो दूसरा नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि कार्बोनरी होगा, लेकिन अगर दल या समूह पूछ देता है तो लगता है कहीं प्रश्न तो दूसरा नहीं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी वर्ड का यूज करे, दल का, संगठन का या समूह का, तो सबका आंसर होगा कार्बोनरी संगठन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? यह जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या होता है? सौर ऊर्जा का ऐसा तो नहीं है कि अगर हम मान लिया जाए कि ये सौर ऊर्जा है, इससे हम एक बार बिजली निकाल लिए तो दूसरा वाला भी को नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब हो गया कि इसको दोबारा जो है हम अपने पूर्ति के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा बार यानी कि पुनः यह इस्तेमाल करने योग्य है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसको हम जितना बार चाहे उतना बार हम पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। 11 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा मान लिया जाए कि यह भारत का जो है तट रेखा है, ठीक है। तो कहता है कि इसके कितने किलोमीटर दूर तक जो है आर्थिक अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर देख लीजिएगा। यह मान लीजिए कि भारत का तट रेखा है, ठीक है। यह भारत का तट रेखा का मतलब समझते हैं ना? तो यह जो है भारत का तट रेखा है, तो कहता है कि इसके कितने दूरी तक जो है भारत का सीमा कहलाएगा, यानी कि अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 किलोमीटर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध यानी बांध मतलब एक तरह से आप पुल समझ सकते हैं, ठीक है। बांध का मतलब आप एक तरह से पुल समझ सकते हैं। तो कहता है कि देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर का दर्जा दिया, ठीक है। मंदिर का दर्जा किसने दिया? मंदिर किसने कहा सर्वप्रथम? तो देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था। 13 का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित नेहरू, वही जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के बांधों को सर्वप्रथम जो है पंडित नेहरू के द्वारा भारत का मंदिर कहा गया था। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? यानी कि मान लिया जाए कि यह जो है टोटल आपका जल है, तो कहता है और यह जो है 100% है, ठीक है। तो कहता है कि 100% का कितना प्रतिशत जल जो है महासागरों में स्थित है, निहित है, यानी महासागरों में अवस्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो 14 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहां पे आपको 97% बताया गया लगभग, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है एक 96% है, एक 95% है, एक 96.5% है और एक 96.6% है, यानी कि 97 के सबसे जो आसपास में है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 96.6 जो है 97 से बहुत ज्यादा करीब है। 5 भी था लेकिन 5 से ज्यादा करीब 96.6 है, यानी कि 14 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुल जल का 96.6% भाग जो है वो महासागरों में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है कौन है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो 15 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, जहां की सीएम अभी है ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी हाल में यहाँ चुनाव हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखे गए हैं इनमें से जो है खरीफ फसल कौन है, तो गेहूं है, सरसों है, चावल है या फिर मटर है। चारों में से जो है खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, खरीफ फसल कौन है, तो 16 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो चावल है, तो 16 का सी हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा राज्य है, नीचे दिए गए राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पक्की सड़क है। यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो 17 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है यहाँ पे पक्की सड़कों की जो लंबाई है बिहार, तमिलनाडु और केरल के अपेक्षा में यहाँ पर महाराष्ट्र पर ज्यादा है। ठीक है, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। 17 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जो है कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, यानी कि नीचे जो लिखे गए हैं इसमें से कौन जो है एक सड़कों का वर्ग जो है नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूरब पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी में कह रहा है एक्सप्रेस वे, सी में कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सीमांत सड़कें। तो 18 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चूंकि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यह जो है एक सड़कों का वर्ग है, सीमांत सड़कें और एक्सप्रेस वे तीनों जो है सड़कें का वर्ग है, लेकिन पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सड़कों का वर्ग नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सड़कों का वर्ग कौन नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए नहीं पूछ रहा है, तो 18 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पटना में है, हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर में है या समस्तीपुर में है। तो 19 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है और हाजीपुर कहाँ है जी, तो यह जो हाजीपुर है यह बिहार में स्थित है। चलिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यानी कह सकते हैं कि बिहार में जो रेल मार्ग बिछाया गया है उसका पूरा जो लंबाई है वो कितना है। तो 20 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 6283 किलोमीटर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह जो कथन है वो किसका था। यानी कि यह जो कहा गया था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए या जनता के द्वारा शासन है, यह कथन जो है किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र का परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा क्या है। तो आप लोग आंसर देंगे कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो 21 का बी नंबर ऑप्शन अब्राहम लिंकन हो जाएगा, क्योंकि यह जो कथन है, यह जो परिभाषा दिया गया है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। यानी कि 21 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या जो है लगभग कितनी है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। यानी कि कह रहा है कि विश्व सर्वेक्षण जब हुआ था तो उसके आधार पे पूछ रहा है कि भारत में जो है टोटल कितने
लोग जो है, कितना जो आबादी है वो मतदान कर सकते हैं यानी वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, टोटल कितना है। तो इसका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71 करोड़ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़ जनसंख्या, यानी कि भारत का जो आबादी है लगभग 130 करोड़ है, ठीक है, कितना है 130 करोड़, जिसको हम कहते हैं 1.25 अरब, ठीक है, 1.25 अरब। तो कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में जो है मतदाताओं की संख्या जो है 71 करोड़ है, यानी कि 130 करोड़ आबादी में 71 करोड़ जो जनसंख्या है वो मतदान कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। यानी कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, यानी कि जो सबसे बाद में जो सर्वेक्षण हुआ है, यानी कि हाल फिलहाल में जो सर्वेक्षण हुआ है, जो नया सर्वेक्षण हुआ है, उसके आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 71 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। यानी किसी व्यवस्था के फैसलों के व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में, देखिए क्वेश्चन समझिएगा बड़ा ही ध्यान से, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी व्यवस्था के फैसलों में, कोई भी अगर एक व्यवस्था लेते हैं उसका फैसला अगर करते हैं तो व्यक्तिगत लोकतंत्र आप मान लीजिए, उसके परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, लोकतंत्र जो है विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, और ऑप्शन नंबर डी है कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। लोकतंत्र जो है, विविधता कहने का मतलब कि भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो वही पूछ रहा है कि लोकतंत्र जो है विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। सामंजस्य कहने का मतलब होगा कि अनेक प्रकार के लोग होते हैं, उसके बीच में लोकतंत्र जो है सामंजस्य लाने में सक्षम है, यानी सफल है। तो 23 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय है कि 2 स्तरीय है कि 3 स्तरीय है कि 4 स्तरीय है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है कैसी है, एक स्तरीय है कि 2 स्तरीय है कि 3 स्तरीय है कि 4 स्तरीय है। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 स्तरीय, ठीक है। बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो 3 स्तरीय हैं, यानी 24 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लीजिएगा। अगर इसको मिस कर दिए तो 2022 के एग्जाम में आपका 1 नंबर का छूट जाएगा। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था या जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण का हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता दें जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इनका शॉर्ट नाम लोग पहले जेपी बाबू के नाम से जानते थे, जेपी बाबू इनको कहा जाता था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। अगर आप लोग छात्र आंदोलन पढ़े होंगे, अगर आप लोग छात्र आंदोलन पढ़े होंगे, स्टूडेंट मूवमेंट पढ़े होंगे, स्टूडेंट मूवमेंट पढ़े होंगे तो आपको एक क्वेश्चन पता होगा। और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। 4 में से 4 ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन है इसका सही जवाब है, और सही जवाब जो है आपको कमेंट में करके बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।